So in this video, we'll be learning about how to solve the word problems in the third chapter, that is linear equations. और ना कि आपको थर्ड चैप्टर में हेल्प मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपको फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, इवन टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, एरियाज ऑफ सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें हम लोग करीब 12-13 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो भी पॉसिबल है, जो भी फ्रेम किए जा सकते हैं. सो इट वुड कवर नियरली एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे इक्वेशंस फ्रेम करने तक ही मैं करवाऊँगा. उसके बाद अगर इक्वेशंस फ्रेम होने के बाद आप शायद खुद कर पाएंगे. सो विल नॉट बी गोइंग टू द मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस, बट जस्ट आपको इक्वेशंस तक कैसे पहुँचना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, जैकब की एज थी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो जो भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, अ रफ टेबल काइंड ऑफ थिंग. सपोज पर्सन ए, पर्सन बी, और इसमें हमको 3 कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी. प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में तो एक्स ईयर्स ले सकते हैं, इसकी वाई ईयर्स ले सकते हैं पर्सन बी की. एंड आफ्टर केस, तो आफ्टर केस आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years. सो वो यहाँ पे लिखना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आफ्टर 5 years हो तो अब ए की एज आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5, एंड बी की कितनी होगी, वाई प्लस 5. ठीक है, अब बिफोर केस 5 साल पहले या 7 साल पहले या 3 साल पहले, लेट्स टेक -3, तो ये हो जाएगा एक्स -3 और ये हो जाएगा वाई -3. अब ये तो हो गया ये टेबल बनाने का. दूसरी चीज़ है कि जो भी, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ये मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, ऐसे टेबल बनाते. अब दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इक्वेशन बनेगी आपको उसी के रिलेवेंट टाइम लाइन लेनी पड़ेगी. जैसे अगर आफ्टर की बात चल रही है 5 years हेंस, तो आपको जो इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो इसी इन दोनों वेरिएबल्स को एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस 5 ही यूज़ करना पड़ेगा. एक्स एंड वाई नहीं लेना है उस केस में. और बिफोर के केस में भी अगर प्रेजेंट की बात चल रही हो तब एक्स एंड वाई यूज़ करेंगे, है ना. कई स्टूडेंट्स मैस अप हियर. सो इस लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन नाउ. 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब वुड बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. तो 5 years तो था, हेंस मतलब बाद में, तो एक्स प्लस 5 हो गया, ये वाई प्लस 5 हो गया. अब जैकब की एज इज़ 3 times हिज सन्स एज. तो ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस. तो ये क्या हो जाएगा, जैकब की एज 5 साल बाद क्या थी, एक्स प्लस 5, सन एज थी वाई प्लस 5. चलो इस केस में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन 5 years अगो, तो यहाँ पे -3 की जगह पे 5 years अगो की बात चल रही है. लेट्स डू इट. -5 वॉज 7 years 7 times दैट ऑफ हिज सन. तो सेकेंड केस में क्या होगा, जैकब की एज है 7 times हिज सन्स एज. अगेन हमको बिफोर केस पिक करना है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इज 7 इंटू वाई माइनस 5. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास. ठीक है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमको एक टेबल बनानी पड़ती है. प्रेजेंट, आफ्टर, बिफोर के केस 3 केस लेने पड़ेंगे. और उसके बाद जो भी रेलेवेंट हो, जैसे आफ्टर के केस की बात चल रही है, आफ्टर 5 years जैकब इज 7 times, तो आफ्टर वाले टर्म्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, प्रेजेंट नहीं यूज़ करेंगे उसमें. इज इट ओके. अभी आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. सो ये थोड़ा सा पहले बार में थोड़ा सा समझा होना चाहिए क्वेश्चन, एल्स थोड़ा मुश्किल है. ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. इसमें भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी डिजिट्स की बात करेंगे, द वर्ड डिजिट्स,
जब भी डिजिट्स की बात करेंगे आप एक्स एंड वाई यूज़ कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आ गई, सम ऑफ डिजिट्स इज एक्स प्लस वाई इज 9, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ द ट्रिकी पार्ट इज जब ये बोलेंगे 9 टाइम्स दिस नंबर या फिर 9 टाइम्स दिस 2 डिजिट नंबर, तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, वैसे एक्स वाई लिखते हैं, 2 डिजिट नंबर 23 ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, 23 लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई लिखने में प्रॉब्लम है, क्यों? कैन यू गेस? क्योंकि एक्स वाई सीम्स दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये 2 इंटू 3 है 6, हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए था, ये 6 आ गया। तो इसी वजह से हम लोग एक्स वाई 2 डिजिट नंबर के लिए नहीं लिख सकते। तो क्या करें हम? तो इसका एक तरीका है, जैसे 23 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं? x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, तो 10x प्लस वाई। ये है एक्स वाई 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका। डिजिट्स की बात करेंगे तो एक्स एंड वाई ही यूज़ किया जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट जहाँ पे नंबर की बात होगी, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस फर्स्ट नंबर, अभी इसको मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ, करेंगे अभी समझाने के लिए, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट। तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10x प्लस वाई, 2 इंटू 10y प्लस एक्स। ये एक्स वाई मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लिखना 10x प्लस वाई है। तो ये हो गया 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 88x इज इक्वल टू 11y, 8x इज इक्वल टू y। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। क्या तो आप y सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, माइनस। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स सब्सटीट्यूशन ही करते रह जाते हैं आखिरी तक, प्री बोर्ड्स तक सब्सटीट्यूशन यूज़ करते रह जाते हैं। सो एलिमिनेशन आप सीखिए, योर लाइफ वुड बी ईजियर एंड आसानी हो, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होती है हमको एक्स वाई नहीं लेना है, 10x प्लस वाई लेना है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स में एक्स वाई ले सकते हैं नॉर्मली। ओके, थर्ड क्वेश्चन, होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे, दैट ऑल्सो आई एम पॉजिटिवली होपफुल। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। ठीक है, तो अब फिक्स्ड चार्ज है x फॉर 3 days। ठीक है, और x और y वेरिएबल्स आप लोग बहुत क्लियरली लिखें, मैंने किए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं जल्दी आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। अदरवाइज x और y आपको बहुत क्लियरली लिखने चाहिए, फर्स्ट शुड बी ये लिखा होना चाहिए सबसे पहले। y इज चार्ज पर डे पर एडिशनल डे। इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट 3 days अगर किसी ने बुक सपोज 3 दिन के लिए ली और 10 रुपीज़ है फिक्स चार्ज, तो सिर्फ 3 दिन के लिए तो उसको 10 रुपीज़ ही पे करने हैं। पता नहीं ऐसा सस्ता लाइब्रेरी कहाँ पे है, बट जो भी है। अब अगर 4 दिन के लिए लिया तो क्या होगा, 3 days का तो 10 रुपीज़ है, और सपोज पर डे चार्ज लग रहा है 5 रुपये, तो सिर्फ 4th डे, उस अकेले 4th डे के लिए हमको 5 रुपये और पे करने पड़ेंगे, इन एडिशन टू द 3 day चार्ज, 3 day फिक्स चार्ज। तो 10 + 5 15 रुपीज़ फॉर 4 days। 3 दिन के लिए 10 रुपये ही है, और जो चौथा दिन है उसके लिए 5 रुपीज़ एडिशनल। सो अब अगर 7 days के लिए रखें तो 7 days के केस में क्या होगा, 3 days के लिए तो फिक्स है और एडिशनल 4 days के लिए पे करना पड़ेगा। तो 3 days के लिए तो एक्स ही पे करना है फिक्स चार्ज, और 4 days के लिए 4 इंटू पर डे कॉस्ट, टोटल है 27 रुपीज़। चमका?
नाउ फॉर 5 days, टू डेज, सॉरी 3 days इज फिक्स्ड, एडिशनल है 2 days, तो ये कितना हो जाएगा x 3 days के लिए और 2y एडिशनल 2 days के लिए 21। अगेन एलिमिनेशन काफ़ी आसान पड़ेगा, जस्ट साइन चेंज करने इनके। 2y इज इक्वल टू 6, y 3 आ जाएगा, x वुड बी 12 15, ठीक है। सो 3 days के उन्होंने एक साथ x में ही इंक्लूड कर दिया है और फिर 4th day ऑनवर्ड्स एडिशनल चार्ज पे करना है, ठीक है। सो दिस इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। अब शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज़, तो 50 रुपी नोट्स एंड 100 रुपी नोट्स, टोटल उनके पास 25 नोट्स हैं। अब यहाँ पे भी जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स एंड वाई क्लियरली लिखना होता है, तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ, लगभग हर सेशन में, हर जब भी डिस्कस किया जाता है तो यही बोलते हैं 50 रुपी नोट्स इज़ एक्स, 100 रुपी नोट्स इज़ वाई। तो जब एक्स 50 आ गया तो फिर फाइंड क्या करना है, तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स है एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स है वाई। तो टोटल नोट्स कितने, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 25 नोट है। अब 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं और टोटल हो गया उनका 2000 रुपये। तो मान लीजिए अगर 50 के 2 नोट हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और 100 रुपये के 3 नोट हैं, तो टोटल कितना हो जाता है 400 रुपीज़ हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ के वजह से कितना पैसा है इसमें, 100 रुपीज़ है इस केस में, और 100 रुपये की वजह से कितने पैसे, कितना अमाउंट है इसमें 300, तब जाके 400 हुआ, ठीक है। अब 50 रुपीज़, लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन, 50 रुपीज़ के नोट्स के वजह से कितने कितने अमाउंट होगा, 50 इंटू एक्स नोट्स, जैसे यहाँ पे 50 इंटू 2 नोट्स था, तो 50 रुपी से जितने अमाउंट बन रहा था वो आ जाएगा। तो 50 एक्स से क्या आ जाएगा, 50 रुपी से जितना अमाउंट बन रहा है, और 100 रुपी नोट्स, तो 100 इंटू कितने नोट थे 100 रुपये के, तो उससे 100 रुपी नोट्स की वजह से टोटल अमाउंट कितना है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 नोट्स थे 100 के, तो 300 आ गया। अब टोटल कितना था 2000, तो डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, अज्यूमिंग ये इक्वेशंस काफ़ी आसान है आ रही है, पहली बात तो, और दूसरी बात आई एम अज्यूमिंग यू नो हाउ टू सॉल्व। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी, और फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर जो वर्कशीट है मैंने शेयर की हुई है उसमें आपको और टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी से ही हैं, एग्जाम्पलर से ही हैं ये क्वेश्चंस, तो कहीं से मैंने ऐसे एक्स्ट्रा एडिशनल बुक नहीं यूज़ किया, ना RS अग्रवाल ना आपका RD शर्मा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर लिया मैंने कई कुछ क्वेश्चंस। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, तो हो सकता है वो RS अग्रवाल से लिया उन्होंने भी, बट द पॉइंट इज आई एम नॉट स्पेसिफिकली यूजिंग RS अग्रवाल एंड RD शर्मा। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, ठीक है। So how many questions were there in total? तो right number of questions या फिर number of right questions, ये ज़्यादा आसान है, number of right या फिर correct questions y है number of रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर मान लो आपने जस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 3 सही क्वेश्चंस किए हैं और एक क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, सो 3 क्वेश्चंस किए हैं आपने और 5 ईच करेक्ट आंसर, प्लस
सपोज नेगेटिव मार्किंग के हैं -1, ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको यू गेट डिडक्टेड -1 मार्क्स, और आपने ऐसे क्वेश्चंस कर दिए करीब 2 गलत, सो 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 15 - 2 दैट इज़ 13। तो कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इनटू करेक्ट क्वेश्चन के, एक करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इनटू गलत क्वेश्चन करने के कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अगर 40 मार्क्स आए हैं उसके, टोटल 40 आए हैं, तो किस किस से बनेंगे, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो अगर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे पॉजिटिव और x क्वेश्चन हैं, तो 3 इंटू एक्स हो गया वो, माइनस लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो कितने गलत किए उसने, y गलत किए, तो y इंटू -1, तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर ले आए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 3x तो है मार्क्स ड्यू टू द राइट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स की वजह से, और -y है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस इनटू -1 मार्क्स। अब सेकंड केस में है, अगर 4 मार्क्स वेर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको पॉज करके ना आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ, पर आप लोग इसको पढ़ ले पहले ना आराम से, तसल्ली से पॉज कर, ये लगेगा सर को तो सब आता ही है पहले से, ठीक है मेरे को आता है बट समझा रहा हूँ ना आपको। 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स आए 50। तो 50 किस किस से आए, करेक्ट की वजह से कितने आए, 4 इंटू एक्स, 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन थे x, माइनस 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन वेयर y। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं वैसे पहले, तो ये 25 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई आ जाएगा, फिर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, तो आपको 80 इज इक्वल टू 6x माइनस 2y आ जाएगा, तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है आखिरी में, अब वो आप बाद में कर लेना, मैं पॉइंट कर दूंगा आपको, यू कैन ट्राई एज होमवर्क। ठीक है, 6th क्वेश्चन। सो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम, तो दे आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट फर्स्ट केस में, इसमें 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी। सो व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हमने सी की तरफ इन दोनों को कार्स को ले लिया। अब एक ही स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये चलते हैं 5 आवर्स, सो ए से सी में 5 आवर्स लग रहे हैं इसको, बी से सी में भी 5 आवर्स लग रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इसका कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एनी डिस्टेंस स्पीड क्वेश्चन, सबसे पहले एक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और RHS को फ्रेम करना था, उसके लिए सबसे पहले आप लोग एक वर्ड इक्वेशन बना लीजिए। कैसे, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना। जैसे आप लोग 4th चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस इज 1 आवर मोर देन द टाइम टेकन इन द सेकेंड केस, तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 प्लस 1, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में एक वर्ड इक्वेशन बनाइए सबसे पहले, ये सरफेस एरियाज में भी बहुत हेल्प करेगा, तो जहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इट्स रियली हेल्पफुल, यू नो, आपको पूरे क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल जाएगी। सो और सेकेंड थिंग इज कि जब भी आप डिस्टेंस स्पीड क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोग क्या तो इक्वेट करते हैं डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस यूज़ किया ना, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 3, तो क्या तो आप डिस्टेंस इक्वेट कीजिए दोनों साइड में, या फिर टाइम इक्वेट कीजिए। कभी भी स्पीड से इक्वेशन मत बनाइए, एटलीस्ट फॉर 10th ग्रेड, कम से कम 10th क्लास मैथ्स के लिए, फिजिक्स में भी कर सकते हो, मत कीजिए, ठीक है। जैसे टाइम का बताया था आपको, टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 प्लस 1 आवर, तो वो भी कर सकते हैं, ये दोनों अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, इट बिकम्स ट्रिकी, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, विल मैस थिंग्स अप। ठीक है, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। मैं बीच बीच में आई गेट डाइवर्टेड बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, तो फिर आपका आई हैव टू एक्सप्लेन दैट।
सो अब ए बी डिस्टेंस कितना होगा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी का जितना स्पीड है और ए से बी, ए से सी के जितने स्पीड है और ए से सी का जितना टाइम लगा। तो स्पीड थी एक्स और टाइम था 5 आवर्स, तो 5x हो जाएगा ये, स्पीड इनटू टाइम, एक्स टाइम है, एक्स स्पीड है, 5 टाइम है, तो 5x, ठीक है, चेंज कर दिया 5x, एक्स 5 होना चाहिए था। बी टू सी, बी टू सी में क्या है, स्पीड कितनी है बी से सी तक और टाइम कितना लग रहा है, तो y है स्पीड और टाइम है 5, तो 5y आ गया हमारा। ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, आई एम सॉरी। ए बी डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर्स गिवन ही है, ए से सी सोच रहा था। ए बी 100 किलोमीटर्स गिवन था हमको, बी सी होगा सेम स्पीड इनटू टाइम, तो 5 इंटू वाई, और ए सी था वो 5 इंटू एक्स जो पहले डिस्कस किया। तो अब ये इक्वेशन क्या आएगी, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई हो जाएगा 20। अगेन मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट। सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड केस ये कह रहे हैं कि इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे तो पॉइंट डी ले लेते हैं कहीं पे, अभी भी ये 100 ही है, एंड पॉइंट डी, अब पॉइंट डी को मैंने बी के साइड लिया, क्यों, क्योंकि बी इज स्लोअर, क्योंकि अगर बी धीरे नहीं चल रहा होता तो सी पे नहीं मिलता, पिछले केस में ए फास्टर था तभी वो सी पे मिल पाया, अदरवाइज दोनों मिलते ही नहीं, ए एंड बी। सो और यहाँ पे क्योंकि बी स्लोअर, ए से डी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक कार, एंड बी टू डी कम डिस्टेंस, इसलिए मैंने बी के साइड पे मार्क किया। मिड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि स्पीड अलग है दोनों की। अब कैसे वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग विच डिस्टेंस प्लस विच डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या क्या डिस्टेंसेस यूज़ करने हैं हमको, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी 100 है, दे आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट, और ए डी कितना है पता नहीं, तो इसकी स्पीड थी x, टाइम लगा ए से डी 1 आवर, बी की स्पीड थी y, टाइम लगा इसको 1 आवर, तो ए से डी कितना लगेगा x इंटू 1, तो 1x हो गया, और डी से भी कितना हो गया y इंटू 1, 1y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, दूसरी चीज़ इधर इक्वेट डिस्टेंस या फिर टाइम, कभी भी स्पीड इक्वेट मत करो एटलीस्ट फॉर 10। और फिर आते हैं सेकंड केस में, उसमें भी डायग्राम बना के हम लोग डिस्टेंस इक्वेट कर रहे हैं। दीज आर द 2 इक्वेशंस, प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 4th चैप्टर में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो पे अटेंशन हियर। सबसे पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के लिए हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो मान लीजिए डाउनस्ट्रीम, इसमें 2 चीज़ें, एक तो है स्पीड ऑफ रोइंग मतलब चप्पू चलाने की, और दूसरा है स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ रिवर। तो अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ रोइंग उसका है 10 किलोमीटर्स पर आवर, और रिवर की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो जब वो नीचे आ रहा होगा, जो भी पर्सन है, ऋतु है, उसको वो इफेक्टिवली कितने स्पीड पे आएगी डाउन स्ट्रीम में, 10 + 4 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आएगी वो। अब अगर वो ऊपर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो वो तो अपोज हो गया ना, अपोजिंग एलिमेंट्स हैं, एक तो स्पीड ऑफ रोइंग है वो ऊपर की तरफ उसको चला रही है, एंड जो करंट है, जो रिवर है, वो नीचे की तरफ धकेल रही है। तो क्या होगा इसमें, 10 - 4 हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना। अब स्पीड ऑफ रोइंग गिवन नहीं था, वो तो एग्जांपल लिया था हमने। अगर ये x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, तो टोटल स्पीड कितनी होगी इसकी डाउन स्ट्रीम, x + y।
और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, सो अब बनाते हैं केस डाउनस्ट्रीम का। क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम के लिए। स्पीड कितनी थी डाउनस्ट्रीम के लिए, x प्लस वाई। टाइम कितना लगा डाउनस्ट्रीम के लिए, 2 आवर्स। तो ये कट गया 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दो डायग्राम्स बने हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड्स पहले फाइंड करनी है, x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई अपस्ट्रीम के लिए। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, स्पीड इनटू टाइम, अप्लाई इट एंड इट इज़ डन। अब अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम के लिए, 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, कट गया 2 से 2 2। ये दो इक्वेशंस हैं हमारी। तो इक्वेशंस आसान है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है ना। होप यू आर एबल टू फॉलो। कुछ भी डाउट्स हैं आपके, यू प्लीज़ आस्क। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। एक टेबल बनानी है, बिफोर एज, आफ्टर एज, प्रेजेंट एज, आफ्टर एज, बिफोर एज, एंड उस पर यू कैन सॉल्व इट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्स आप लेंगे फादर्स एज, और चिल्ड्रंस एज आप दो दो चिल्ड्रन हैं तो आप y प्लस जेड भी कर सकते हैं, या फिर उसको y ले सकते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में सम ही यूज़ किया जा रहा है, इंडिविजुअल चिल्ड्रन की एज नहीं ली जा रही, तो आप y ही ले सकते हैं। दूसरे केस में आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, वो तो x प्लस 20 हो जाएगा फादर की एज। तो अगर अभी x है, आफ्टर 20 ईयर्स x प्लस 20 हो जाएगी पिताजी की। नाउ व्हाट वुड बी अबाउट चिल्ड्रन, तो y प्लस 20, y प्लस 20, क्योंकि फर्स्ट वाले की भी 20 ईयर्स बढ़ी और दूसरे वाले की 20, तो ये y प्लस 40 बढ़ेगी, दोनों की बढ़ गई। अगर y प्लस जेड करते तो 20 वो आसानी से समझ में आ जाता, बट हमने इस केस में सिर्फ एक ही लिया है, सम ऑफ टू चिल्ड्रंस एज इज y, तो 40 ऐड करना है दोनों की एज में, नॉट जस्ट 20। ये इसमें ट्रिकी पार्ट था, एल्स इट इज़ फाइन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 9, ये भी ठीक ठाक ही है क्वेश्चन। देर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स। पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम। तो ए और बी लेंगे, केस 1। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल बनाने के लिए क्या किया, 10 स्टूडेंट्स आर टेकन फ्रॉम ए टू बी। ए से ले लिए इन्होंने बी, 10 सॉरी, ए से 10 स्टूडेंट्स कम कर लिए, और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, तो b प्लस 10 हो गया, तो अब हो गए बराबर। जब a माइनस 10 किया तो b प्लस 10 हो जाएगा, और तब ये इक्वल हो गए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 20। सेकेंड थिंग, सेकेंड केस, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम b टू a, अगर 20 स्टूडेंट्स कम हुए b से, b माइनस 20 हुए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a बिकम्स डबल द नंबर ऑफ, तो a पे कितने हो जाएंगे, a प्लस 20। तो ये कह रहे हैं जब a प्लस 20 और b माइनस 20 होता है, तब a में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने, 20 ट्रांसफ़र करने के बाद a प्लस 20, तो a में जितने स्टूडेंट्स हैं वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन b हैं जब हमने b से ट्रांसफ़र किए थे, b माइनस 20। अब आपको हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि b माइनस 20 किया तो a तो वैसे ही रहेगा, a में भी तो ऐड हो जाएगा 20। यहाँ पे a से b किया है तो a माइनस 10 हो रहा है, तो b प्लस 10 भी तो हो रहा है। एक जगह से आप घटा रहे हो तो दूसरी साइड ऐड भी तो हो रहा है ऑटोमेटिकली। a माइनस 2b इज इक्वल टू 40, और ये 60 माइनस 60। दो इक्वेशंस आ गई, आप इनके साइन चेंज करके एलिमिनेशन कर सकते हो। b आएगा 80 एंड
ये आना चाहिए 100। समझ आया? समझ आ रहे नहीं आ रहे? चलो ये वाला क्वेश्चंस अभी अभी किया है हमने, तो ये भी आप ट्राई कर लेना। नेगेटिव मार्क्स के लिए डिडक्ट होगा, माइनस लेंगे, और पॉजिटिव फॉर करेक्ट आंसर्स। ओके, ये थोड़ा ज्योमेट्री में आ जाता है क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी डी आर, एंगल ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कमेंट में बताओ जिसको आता है। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स opposite angles, diagonally opposite angles add up to 180। a प्लस सी 180 होगा और b प्लस बी भी 180 होगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर आता है। एग्जैक्टली ये मेरा तो डायग्राम ड्राइंग स्किल्स ओपी है, थोड़ा समझ लेना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स what is the diagonal values add up to 180। ठीक है, तो अब एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 180, तो 7x प्लस 10, सिर्फ 10 ही है, 7x प्लस वाई, ये 10 उधर चला गया, 170। मेरा फोकस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने में और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने पे है। इक्वेशन सॉल्व करने पे मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अज्यूमिंग आप लोग वो तो कर ही लिया होगा। सेकंड क्या है? बी एंड डी, बी प्लस डी है 180, तो ये कितना होगा? 5x प्लस 3y माइनस 10, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को, फिर एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। ओके, सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस डायगोनली अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। हाँ, हाफ टिकट फुल टिकट, तो आप लोगों ने तो कभी रिजर्वेशन किया नहीं होगा, इसलिए ना रिजर्वेशन के क्वेश्चंस समझ आते हैं फॉर दी मोस्ट पार्ट, और ना ही वो टैक्सी वाले। ओला उबर कभी पे तो किया नहीं होगा आप लोगों ने, जेब से अठन्नी। ठीक है, सो रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। क्या कह रहे हैं कि दो चार्जेस होते हैं टिकट के। कैसे कैसे चार्ज? एक तो होता है रिजर्वेशन चार्ज और दूसरा होता है फेयर, जो फेयर चार्जेस होते हैं। ठीक, अब अगर फुल टिकट है तो फुल टिकट में क्या लगेगा? मान लो रिजर्वेशन के लग रहे हैं 50 रुपये और फुल फेयर के लग रहे हैं मान लीजिए 500 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 550 फॉर फुल फेयर, फुल टिकट के। अगर हाफ टिकट लेंगे तो क्या होगा? रिजर्वेशन चार्ज ऐसा का ऐसा होगा, रिजर्वेशन चार्ज हाफ नहीं हो रहा है, जो फेयर चार्ज है वो आधा हो जाएगा। तो हाफ टिकट पे पर्सन को कितने पे करने पड़ेंगे? 300 रुपीज़। ठीक है, सो रिजर्वेशन चार्ज वही रहेगा और हाफ टिकट के लिए जो फेयर चार्ज है वो आधा हो जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं फर्स्ट केस, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट 2530। सो फुल टिकट है जिसके लग रहे हैं 2350, दैट इज इक्वल टू, अगर रिजर्वेशन चार्ज हम लोग x ले लेते हैं और टिकट चार्ज हम लोग y ले लेते हैं, तो y ले लेते हैं, तो ये नॉर्मल रिजर्वेशन चार्ज x प्लस फुल टिकट चार्ज y है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड केस इज इंटरेस्टिंग। जो वन फर्स्ट क्लास टिकट है तो उसका तो x प्लस वाई हो गया, रिजर्वेशन चार्ज प्लस फेयर है ना, पूरा फेयर, प्लस एक हाफ टिकट। तो अब हाफ टिकट में रिजर्वेशन चार्ज तो वैसे क्या वैसे लगेगा, उसमें तो कुछ डिस्काउंट है नहीं,
जो फेयर का चार्ज है वो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ वाई। ये कितना गिवन है, 38 रिजर्वेशन चार्ज सेम रहेगा, फेयर का चार्ज जो फुल टिकट है उसका और हाफ टिकट का हाफ हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ यू कैन फ्रेम दिस इक्वेशंस। सेकंड वाला आप कर लेना सॉल्व। होप यू गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई में आया, सीबीएसई में ज़्यादातर सीबीएसई में ही आया जो भी क्वेश्चन हमने पिक किए हैं प्रीवियस ईयर्स में, है ना। ऐसा कुछ अलग से मैं ईच क्वेश्चन आई एम नॉट मार्किंग कि ये सीबीएसई से है, ये सीबीएसई से है। मेरे को ऐसे अचानक याद आया तो आई जस्ट मेंशन। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। तो ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज़। बड़ी गरीबी है भाई। 2000 रुपीज़ पर मंथ, फाइंड दी मंथली इनकम, है ना। सो क्या करें, मेरे तो इतने भी नहीं बचते। फाइंड दी मंथली इनकम। सो जहाँ पे भी रेशियोज लेते हैं तो आपको याद होगा एंगल्स आर इन रेशियो 2:3:4। तो क्या करते थे हम लोग, 2x + 3x + 4x। तो एक फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर x या k ले लेते हैं, जैसे टिग्नोमेट्री में भी करते हैं ना हम लोग कि tan थीटा रेशियो इज गिवन एज 3:4। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, 3k ऑपोजिट परपेंडिकुलर क्या लेंगे, 3k और बना ही देते हैं चलो, और बेस लेंगे, एडजेसेंट लेंगे 4k। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 5k। पॉइंट इज हम लोग k x से एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इस केस में 9:7 गिवन है, इनकम के लिए है क्या? हाँ, फर्स्ट केस इनकम में 9x हो गया और 7x हो गया। एक्सपेंडिचर का क्या होगा, 4y एंड 3y। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। टोटल मनी सेव्ड कितना होता है, सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितनी पॉकेट मनी आई, पता नहीं आप लोग को मिलती है नहीं, मेरे को तो नहीं मिलती थी भाई, अठन्नी दिया घर वालों ने। मेरे पापा को मत शेयर कर देना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम है मान लीजिए उसकी 5000 रुपीज़ और एक्सपेंडिचर हुआ उसके 3000, तो 2000 बच गए, है ना। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। और एक और चीज़ इसमें अभी अचानक याद आई, पहले बता देना चाहिए था। कुछ भी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करें या फिर कोई भी क्वेश्चन करें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हम लोग करते हैं कि इस वो क्वेश्चन है कि इफ़ टू रूट्स इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो बताइए कि अल्फा बीटा पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। द पॉइंट इज़ कि आप लोग अपने तरफ से वैल्यूज़ ले सकते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए 5000 और 3000 ले लिया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है वो, डायरेक्टली 5000 3000 तो दिया ही नहीं यहाँ पे, बट एक छोटी वैल्यू हमको एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो आ गई ना। अब इस क्वेश्चन में फिर अप्लाई हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट केस में इनकम पर्सन ए की 9x एक्सपेंडिचर 4y, तो 9x एक्सपेंडिचर माइनस इनकम माइनस 4y एक्सपेंडिचर, बचे 2000 रुपये, दोनों 2000 बचा रहे हैं पर मंथ। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड का कितना होगा, इनकम है सेकंड पर्सन की 7x, एक्सपेंडिचर है 3y, बचे कितने 2000, दोनों केसेस में 2000 ही। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग्स, यहाँ बच रहे थे 2000, और 9:7 गिवन था, उसके लिए हमने x फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया, और 4:3 जो एक्सपेंडिचर था उसके लिए हमने y मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया, और हो गया सॉल्व। ठीक है, सो प्रॉब्ली दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। तो फ्रैक्शन बिकम्स 9:11, तो फ्रैक्शन बिकम्स तो बाद में देखेंगे, पहले है क्या वो देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन एक्स वाई लिख सकते हैं हम लोग,
एक्स वाई है फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 9:11 बन जाएगा वो फ्रैक्शन कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में x+2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी +2 ऐड कर दिया, तो y+2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगी इक्वेशन 11x + 22 = 9y + 18। ठीक है। सेकेंड केस, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5:3, 5:6। तो अगर x न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा 5:6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और यू विल गेट द इक्वेशंस। ठीक है। सो ये 95-99% ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के कवर किए हैं और 100% कवर किया है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, एपी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज ऑफ सर्कल्स, सरफेस एरिया। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं वो हमने डिस्कस किया है, प्राइमरली उस पर फोकस किया है इस वीडियो में। ठीक, सो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो फिर से देखें, सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप आराम से फिर से देखोगे एक बार खुद से करके तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे, समझने में आसानी होगी। हर क्वेश्चन आपको 2-3 बार करना ही होगा, मतलब अभी अचानक नहीं, अभी तो एक ही बार करेंगे या फिर मैक्सिमम 2 बार करेंगे। इन जनरल हर क्वेश्चन, हर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 2-3 बार करना है। एंड ये क्वेश्चंस, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आपके बाकी चैप्टर्स में भी रिपीट हो रहे हैं, तो इट शुड हेल्प यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।